हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से डिफाइन करें और गॉस लॉ किस तरह से हमारा प्रूफ होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे साथ के साथ कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मेजर करता है किसको, जिसको डिनोट करते हैं फाई से, सिंबल है फाई, PHI। ये मेजर करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए क्वांटिटी है जिसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई किसके इक्वल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से फाइंड करें। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है एक चीज़ पढ़ना जिसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट आज से हम लोग पढ़ेंगे एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो कैसे, मान के चलो हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस ये, वाई वाली एक्सिस ये और जेड वाली एक्सिस ये। इनका यहाँ पर मान के चलो कोई भी प्लेन है, हमने प्लेन कंसीडर कर लिया। ये माना हमने ए, ये माना बी। यहाँ से अगर निकाले एरिया इसका, प्लेन का एरिया, तो एरिया ऑफ प्लेन, एरिया ऑफ प्लेन क्या बनेगा, हम लोग यही पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो है, तो अगर एरिया वेक्टर हम निकालें, एरिया वेक्टर, तो क्या बनेगा, ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से बन जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो बनेगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन एरिया वेक्टर की वो होगी अलोंग द प्लेन या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब कोई मान के चलो आपने प्लेन कंसीडर कर लिया ए और बी, और यहाँ पर ए एक साइड, बी दूसरी साइड। यहाँ से एरिया जब निकाला तो ए बी, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। यहाँ से जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या होगी, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना आसान है। कोई भी प्लेन आपको दे रखा हो, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के सामने जो देख पा रहे हो, इससे जो परपेंडिकुलर लाइन जो आ रही है तुम्हारी तरफ, वो क्या होगी, एरिया वेक्टर वाली लाइन होगी, एरिया वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी या तो होगी ए बी प्लस के कैप, या फिर होगी ए बी माइनस के कैप। क्यों, हो सकता है कि प्लेन के ऊपर हो सकता है प्लेन के नीचे हो। अब अच्छी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमने जाना कि एरिया वेक्टर किस तरह से डिफाइन होता है। ठीक, 2D सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर पहले समझ लेते हैं। 2D सरफेस, 2D सरफेस का एरिया वेक्टर हम किस तरह से निकालें। तो कोई भी सरफेस मान के चलो दे रखा है, एक और कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी सरफेस है, हमने मान लिया कि ये कोई सरफेस है। ठीक, तो यहाँ से ये वाली के लिए क्या बनेगा एरिया वेक्टर, तो ये एल मान लो, ये बी मान लो। तो इधर हम जा रहे हैं जेड में, इधर जा रहे हैं एक्स में, इधर जाएंगे हम वाई में। इसके लिए एरिया वेक्टर बनेगा, वो क्या बनेगा, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। और जो डायरेक्शन बनेगी वो जे कैप होगा, या फिर होगा एल बी माइनस जे कैप। प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर या ऊपर या फिर नीचे। तो ये एरिया वेक्टर है। इसी तरह से अगर 3D की बात करें, 3D सरफेस, 2D सरफेस जो है वो ओपन सरफेस के नाम से भी जानी जाती है, ओपन सरफेस। 3D सरफेस, इसको हम पढ़ते हैं क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए हमेशा एरिया वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, यहाँ से अभी देखेंगे किस तरह से। क्लोज सरफेस में केवल बाहर वाले नॉर्मल ही कंसीडर किए जाएंगे, इसके लिए एरिया वेक्टर के लिए। ठीक है, एज ए एरिया वेक्टर
जैसे मान के चलो कोई भी हमारा दे रखा है क्यूब, अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालें तो इधर भी होगा, तो बाहर वाली सरफेस के लिए ये एरिया वेक्टर बनेगी। ठीक, ये एरिया वेक्टर और ये एरिया वेक्टर। इसी तरह से कोई सिलेंडर दे रखा है, कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए भी जो एरिया वेक्टर बनेगी वो इधर बनेगा और इधर बनेगा और इधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारी एरिया वेक्टर हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करेंगे फाई से, फाई। ठीक, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए। ठीक है, इनको जब सॉल्व करोगे तो फाई बराबर बनेगा ई ए कॉस थीटा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिफाइन करेगा कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through area vector या फिर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है परपेंडिकुलर, या दूसरी भाषा में, आसान भाषा में समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम प्रयोग करते हैं वो क्वांटिटी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बनेगा एरिया वेक्टर, एक बनेगा थीटा एंगल। एंगल क्या होगा? ई और ए के बीच का एंगल। अगर मान के चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पर कोई हमने प्लेन बनाया, यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है? 1 2, तो यहाँ से फ्लक्स कितना होगा? इसी तरह से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया यूनिफॉर्म, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मान लो ये कितनी पास कर रही है? 1 2 3 4, तो फ्लक्स कितना है? 4। इसी तरह से मान के चलो ये एरिया को बढ़ा दो तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को घटा दो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो एरिया को बढ़ाओगे फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया को घटाओगे तो फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। फील्ड लाइन को बढ़ाओगे तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात आती है एंगल की, कि एंगल के हिसाब से किस तरह से वो डिफाइन है। मान लो कोई हमारा प्लेन दे रखा है ये, ठीक है, कोई प्लेन है, ये प्लेन है, इसका ये हमारा क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कौन सा कंपोनेंट लोगे फ्लक्स के लिए? तो कहेंगे कि हम ये वाला कंपोनेंट मानेंगे ई कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर जो होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी इधर ही काम करेगा ए। तो फ्लक्स हम लोग पढ़ते हैं ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री, या कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में पैरेलल हैं, तब जाके क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। यहाँ पर 0 डिग्री कर दें तो या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अगर मान के चलो थीटा हम क्या करें? 90 डिग्री कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एरिया वेक्टर के तब मिलेगा फ्लक्स कितना? 0। तो एंगल के ऊपर इस तरह से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर जो बनेगा, थीटा वो एंगल होगा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो बनेगा उसको हम पढ़ेंगे थीटा। तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स कम होगा। घुमाते रहो तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? कम होती रहेंगी। तो जब ज़्यादा पास करेंगे तो फ्लक्स ज़्यादा, जब कम पास करेंगे तो फ्लक्स कम।
अब एक दो सवाल कर लेते हैं, वहाँ से समझ जाओगे। जैसे मान चलो ये हमारा दे रखा है कोई सरफेस, प्लेन सरफेस, ठीक, कोई प्लेन है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इधर ही एरिया वेक्टर काम करेगा, ठीक है। आपको फाइंड करना है फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, यहाँ से बनेगा ई, ए की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर कॉस जीरो, तो यहाँ से फ्लक्स बनेगा कितना, ई ए स्क्वायर, क्लियर। इसी तरह से अगर मान के चलो आपके पास क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के लिए इस तरह से हम नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको चाहिए गॉस लॉ, जिसका प्रयोग करना पड़ेगा गॉस लॉ। अब हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एक दो सवाल और कर लेते हैं क्लोज सरफेस के लिए। जैसे मान लो कोई भी क्लोज सरफेस हमारी दे रखी है, यहाँ पर हमने रखा है कोई क्यूब, मान लो इस तरह से, ये बाई, ये जेड, ये बनेगी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कोई क्यूब दे रखा है, ठीक है, ये बाई बनेगा। इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ काम करेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ काम करेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ काम करेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ काम करेगा। ये वालों को हम मान लेते हैं, ये वालों को हमने माना 1, ये वालों को मान लो 2, ये वाले को मान लो 3, ये वाले को मान लो 4। तो नेट फ्लक्स बनेगा जो 5, वो बनेगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4। 5 1 की वैल्यू अगर निकालें तो 5 बराबर 5 1, तो 1, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साइड काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, ई ए कॉस जीरो प्लस 5 2, 2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहाँ पर बनेगा ई ए कॉस 180 प्लस 5 3 हमारा ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ बनेगा ई ए कॉस 90 प्लस 5 4 नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो बनेगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती तो ये हट जाएगा, तो 5 बराबर ई ए माइनस ई ए कॉस 180 की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना बनेगा, जीरो। तो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लो। मान लो कोई भी हमारा दे रखा है, ये कोई सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर का शेप है, ठीक। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर काम करेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर काम करेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर काम करेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर काम कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है, ये एक्स वाली एक्सिस, ये वाई वाली एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आपको 5 1 5 2 5 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, फाइव बराबर क्या बनेगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, तो ये मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3, जो चारों तरफ का जो सरफेस होगा उसको हम पढ़ेंगे 3। 5 बराबर 5 1, तो यहाँ बनेगा ई ए कॉस 180 प्लस 2 ई ए कॉस 0 प्लस 5 3, तो 3 कितना बनेगा, ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, 5 बराबर बन जाएगा किसके, ई ए माइनस का प्लस ई ए, तो यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर 0। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू फिर से 0, ठीक। इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन एक और देखें, अगला क्वेश्चन मान लो
यहाँ पर कोई क्यूब दे रखा है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसकी एक एक्सिस ये वाली बनेगी, एक एक्सिस जेड वाली बनेगी, एक एक्सिस बनेगी एक्स वाली। इसकी 3 सरफेस मतलब जो प्लेन होगा वो एक ये बनेगा, एक सामने वाला प्लेन बनेगा, एक नीचे वाला प्लेन बनेगा, एक ऊपर वाला प्लेन बनेगा, एक साइड वाला प्लेन बनेगा। तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, ये वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। तो ये साइड हमने मान ली ए ए ए, ठीक है, इस तरह से मान लो। तो इसके लिए अगर आपको नेट फ्लक्स चाहिए, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी, फाई बराबर यहाँ कर देंगे φ1 प्लस φ2। 1 हमने ये माना, 2 ये मान लो, 3 ये मान लो, 4 ये मान लो, ठीक। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 बराबर क्या हो जाएगा, φ2 और φ4 तो 0 हो जाएंगे क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर है 180, तो यही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फ्लक्स आएगा 0। तो इस तरह से फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस के लिए 0 ही आना है। अब बच्चों पढ़ते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने मान लिया कोई छोटा सा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, मान लिया हमने छोटा सा चार्ज कोई है, ठीक। अब इसके हमने कोई सरफेस एक कंसेंट्रिक चार्ज है किसी सेंटर पे रखा हुआ है, इसको हमने क्या कर लिया, एक सर्कल के स्फीयर के अंदर रख लिया, पॉइंट क्यू चार्ज। ये पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से ये मान लो ये डिस्टेंस है आर, पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कितना डी, और यहाँ पर छोटा सा एरिया वेक्टर बनेगा कितना डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे हमने मान लिए कि इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगा और एरिया वेक्टर होगा डी ए। इसी तरह से यहाँ पर ई एरिया वेक्टर बनेगा डी ए, इसी तरह से यहाँ पर ई और इधर बनेगा क्या डी ए, इसी तरह से इधर ए और बनेगा डी ए, यहाँ बनेगा ई, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या होंगे, इधर क्या होगा ई और होगा डी ए। अगर मान के चलो आपको नेट फ्लक्स चाहिए, नेट फ्लक्स डी फाई, तो क्या करना पड़ेगा, ई डॉट छोटे छोटे जो हमारे एरिया वेक्टर है उनको क्या करेंगे इंटीग्रेट। डी फाई बराबर क्या बनेगा, ई डी ए कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए, डी फाई बराबर ई डी ए, डी फाई बराबर ई डी ए। इस तरह से क्या करते हैं, सबको जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, एक कंडीशन आएगी, सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। क्लियर। जब इनको इंटीग्रेट करोगे तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ई को ले लो बाहर, इंटीग्रेट करो डी ए को, तो डी ए को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ई ए। फाई बराबर ई की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर बनेगी क्या 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो यहाँ से जो फाई बराबर बनेगा वो बनेगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई जो है वो किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। क्यू क्या बनेगा, क्यू इनसाइड बनेगा। गॉस लॉ केवल और केवल वैलिड है किसके लिए, 3D सरफेस के लिए, ठीक। तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि गॉस लॉ और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, गॉस लॉ के बारे में। तो जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे वहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन सरफेस पर यही वाला अप्लाई हम करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लास्ट वाले लेक्चर आपके सब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में।
थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।